चुनावी नारों के अलावा व्यक्तिगत संपर्क भी चुनाव परिणामों का निर्णायक साबित होता है। कई बार चुनाव के अंतिम दौर में मतदाता उन उम्मीदवारों से प्रभावित होते हैं जिनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क स्थापित किया जाता है। जो स्विंग वोटर्स होते हैं, जो लास्ट मोमेंट में अपना मन बदल देते हैं, और उनके मन बदलाव के पीछे ये एक बड़ा कारण होता है कि जो उम्मीदवार उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर लेता है, वो उसी को वोट देने का मन बना लेते हैं। कई बार ये देखते हैं कि उम्मीदवार के जो रिश्तेदार हैं, उनके जो मित्र हैं, वो भी व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही उसके पक्ष में मत देते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि उनका कैंडिडेट जिसे वो मत दे रहे हैं वो चुनाव हार सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत संबंधों की वजह से मतदाता उसे वोट देते हैं। दल विशेष के प्रति वफादारी भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करती है। भारतीय मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो पीढ़ियों से एक ही राजनीतिक दल को वोट देता आ रहा है, बिना इस बात का ध्यान रखे कि पार्टी कैसे उम्मीदवारों का चयन कर रही है। वो सिर्फ पार्टी के नाम पर ही वोट दे आता है। आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि हम तो जन्म से कांग्रेसी हैं या जन्म से भाजपाई हैं, इसलिए हम इसी पार्टी को वोट देंगे। बिना अन्य फैक्टर्स का ध्यान रखे मतदाता दल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण पार्टी विशेष को वोट देते हैं, और ऐसे वोटर्स को कमिटेड वोटर्स कहते हैं, प्रतिबद्ध मतदाता कहते हैं। ये तत्व भी चुनाव परिणाम का निर्धारण करता है। भारत जैसे देश में धर्म या पंथ ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो चुनाव परिणाम को निर्धारित करता है। जाति की तरह ही राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते समय उसके धर्म का ध्यान रखते हैं और ये देखते हैं कि इस निर्वाचन क्षेत्र में इस धर्म मानने वालों की संख्या ज्यादा है, उसी के अनुरूप वो उम्मीदवारों का चयन करते हैं। राजनीतिक दलों पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वो अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों को धर्म के नाम पर ध्रुवीकृत करते हैं और उनके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं ताकि उनका वोट प्राप्त किया जा सके। जैसे आप देखते हैं कि कैसे भारत में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, उनका वोट प्राप्त करने की लालच में। इसके लिए वो धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। चुनावी रैलियों में धर्म के नाम पर नारों को गढ़ते हैं। ये तमाम हथकंडे उनके द्वारा अपनाए जाते हैं और विगत 2 चुनावों से, आम चुनावों से हम ये देख रहे हैं कि न केवल अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों को बल्कि बहुसंख्यक धर्मावलंबियों को भी आकर्षित करने की कोशिश विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। इसलिए आप देखते हैं कि एक राजनीतिक दल का नेता जब किसी धार्मिक संस्थान में पहुंचता है पूजा अर्चना करने, तो दूसरे ही दिन दूसरे ही पल दूसरे राजनीतिक दल का नेता भी उन धर्म स्थलों पर, उन धार्मिक संस्थानों में पहुंच जाता है, ये जताने के लिए कि हम भी इस धर्म को मानते हैं, ताकि इस धर्म को मानने वाले मतदाता उसके तरफ आकर्षित होकर उसे अपना वोट प्रदान कर सके। और कई बार मतदाता राजनीतिक दलों के इन हथकंडों की चपेट में आ भी जाते हैं और धार्मिक प्रवाह में बहकर मत भी देते हैं। भाषा और संस्कृति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है, चुनाव परिणामों को प्रभावित करती है।
क्योंकि भारत एक बहुभाषाई राज्य है, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है और यहाँ रहने वाले सभी भाषा भाषी, सभी संस्कृतियों के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रतिनिधित्व दोनों ही प्राप्त हो, सरकार में उनका रिप्रेजेंटेशन भी हो, उनकी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले, आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले। इसलिए जब वो वोट देने जाते हैं, ये जरूर देखते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में उनकी आकांक्षा के अनुरूप कार्यक्रम को शामिल कर रहा है। आप जानते हैं कि भारत में भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय राजनीति में भाषा एक अहम भूमिका निभाती है। भाषा को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुए हैं और इस विवाद को भुनाने का प्रयास चुनावों में राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता रहा है। खासतौर से दक्षिण के जो राज्य रहे हैं वो विधानसभा चुनाव में हिंदी विरोध के नाम पर चुनावी जीत हासिल करते रहे हैं। डीएमके जैसी पार्टी 67 और 71 में हम देखते हैं कि केवल हिंदी विरोध के नाम पर ही सत्ता में अस्तित्व में आ गई। हमारे देश में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जिन राज्यों का है उनमें उत्तर पूर्वी राज्य प्रमुख है, यानी मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम। यहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स 80% से ज्यादा वोट पड़ते हैं इन राज्यों में। और इसके पीछे कारण ये है कि वहां के जो लोग हैं वो अपनी पहचान के प्रति बहुत सजग हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करके ऐसी सरकार को चुने जो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को महत्व प्रदान कर सके, उनकी पहचान को स्वीकार कर सके। तो ये भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाला तत्व है। इसके अतिरिक्त बाहुबल और धनबल भी चुनावी परिणामों का निर्धारक है। हालांकि चुनाव सुधारों की दिशा में जो कदम उठाए गए उसमें बाहुबल और धनबल, इन दोनों के प्रभाव को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी इसका रोल बना हुआ है, इसकी भूमिका बनी हुई है। अभी बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें ये देखा गया कि 50% से ज्यादा उम्मीदवार बाहुबली थे, जो अपने शारीरिक बल के आधार पर मतदाताओं को डराने में, उनका वोट प्राप्त करने में सक्षम थे। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मतदाता हैं वो आसानी से राजनीतिक दलों के धन के प्रलोभन में आ जाते हैं और बिना ये विचार किए कि जिस उम्मीदवार को वो वोट देने जा रहे हैं वो राष्ट्र के लिए हितकारी है या नहीं है, वो उसे मत दे देते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो उम्मीदवार या वो राजनीतिक दल उन्हें किसी भी रूप में आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है। तो बाहुबल और धनबल, इन दोनों का प्रभाव चुनाव में बना हुआ है और जो काफी हद तक चुनाव परिणामों को भी प्रभावित करता है। बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले लोक नीति ने इलेक्शन स्टडी कराई थी। उस स्टडी की रिपोर्ट को पढ़कर आपको लगेगा कि ज्यादातर लोग मौजूदा सरकार के कदमों से असंतुष्ट थे। उन्होंने निगेटिव रूप में वोट दिया उस सर्वेक्षण के तहत, लेकिन जो चुनाव परिणाम आया वो सत्ताधारी दल के पक्ष में आया।
सत्ताधारियों के पक्ष में आया। इससे ये सिद्ध होता है कि चुनाव में धन बल और बाहुबल दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जम्मू कश्मीर में जो मतदान का प्रतिशत इतना कम होता है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मतदाताओं को आतंकवादी समूहों के द्वारा धमकाया जाता है कि अगर उन्होंने वोटिंग प्रक्रिया में भाग लिया, मतदान में भाग लिया, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। मतदाता डर कर मतदान केंद्र पर नहीं जाते, घरों में बैठे रहते हैं और बहुत कम संख्या में वोट पड़ते हैं। ये फैक्टर निगेटिवली, नकारात्मक रूप से भारत में चुनाव प्रक्रिया और चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ सत्ताधारी दल है उसके द्वारा जो नीतियां अपनाई जाती हैं और जिस रूप में उसका क्रियान्वयन किया जाता है, वो भी चुनाव परिणामों को निर्धारित करते हैं। खासतौर से जो परिपक्व मतदाता है, वो तो यही देखकर वोट देते हैं कि जिस राजनीतिक दल को उन्होंने सत्ता सौंपी पिछले चुनाव में, उस राजनीतिक दल ने जनता के साथ किए गए वायदों के अनुसार कानून बनाया, नीतियां बनाई या नहीं बनाई। वो अपने चुनावी घोषणा पत्र के प्रति कितना ईमानदार है। अगर दल की नीतियां ऐसी हैं जिससे मतदाता संतुष्ट है, तो स्वाभाविक रूप से वो फिर उसी के पक्ष में मतदान करते हैं। और अगर असंतुष्ट है, तो मतदाताओं का सत्ताधारी दल से मोह भंग हो जाता है और वो विकल्प के रूप में दूसरी पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपने के लिए मतदान करते हैं। उम्मीदवार की सार्वजनिक छवि भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है, चुनाव परिणाम को प्रभावित करती है। किसी निर्वाचन क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है, अगर वो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के निरंतर संपर्क में है, उनकी आशाओं को, आकांक्षाओं को जानता है, आवश्यकताओं को जानता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, उनके निदान की दिशा में सोचता है, तो जनता के बीच उसकी छवि अच्छी होती है और मतदाता उसे ही अपना वोट देते हैं। इसके विपरीत स्थिति होने पर, यानी उम्मीदवार के द्वारा जनता से संपर्क न किए जाने पर, उसकी इच्छाओं आकांक्षाओं का ध्यान न देने पर मतदाता उसे वोट नहीं देते, भले ही वो उस राजनीतिक दल का कैंडिडेट ही क्यों ना हो, जिस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय राजनीति में या राज्य की राजनीति में प्रभाव है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि कई बार बहुमत प्राप्त दल के कई उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हार जाते हैं। दिग्गज नेता जनता से संपर्क स्थापित न करने के कारण चुनाव हार जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है। इसके अलावा आर्थिक मुद्दे भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं और बहुत सारे स्टडीज हुई, बहुत सारे अध्ययन हुए 80 और 90 के दशक में, जैसे मुनरो, कीवेट, लेविसबैक, स्नाइडर और एंडरसन जैसे विचारकों ने अध्ययन किया किस पर, कि चुनाव और अर्थव्यवस्था के मध्य क्या संबंध है, क्या आर्थिक मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं। टाफ्ट ने एक पुस्तक लिखी, पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। इस पुस्तक में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आर्थिक मुद्दों का चुनावी राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लोक नीति के द्वारा 2019 के चुनाव से पहले जो चुनावी सर्वेक्षण कराया गया, उसमें भी ये बात उभर कर सामने आई कि भारत के लगभग 25% वोटर्स ऐसे हैं जो बेरोजगारी जैसे आर्थिक मुद्दे, फसल के मूल्य में कमी या गिरावट, बढ़ती महंगाई दर और ग्रामीण जनसंख्या की आर्थिक दुर्दशा के आधार पर मत देने का मन
बनाए थे। 17% वोटर्स ऐसे थे जो विकास संबंधी मुद्दों से प्रभावित थे और 9% ऐसे थे जिनके लिए सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण थे, जिनका किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था के साथ संबंध है। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों का असर रहा। इसलिए वहां के वोटर्स ने केंद्र में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में वोट नहीं दिया। तो आर्थिक मुद्दे भी चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं और हालिया वर्षों में भारतीय मतदाताओं में ये प्रवृत्ति देखी गई है, खासतौर से जो शिक्षित युवा हैं, मध्य वर्ग के मतदाता हैं, उन्होंने आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है और इससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। लास्टली, चुनाव परिणामों को निर्धारित करने में प्रचार अभियान का भी बड़ा रोल होता है। जैसे जैसे सूचना तकनीक का विकास हुआ है, वैसे वैसे चुनाव में प्रचार अभियान की भूमिका बढ़ी है और इन्होंने निर्णायक रूप प्रदान किया है चुनावों को। हम देखते हैं कि जिस राजनीतिक दल के पास जितना ज्यादा संसाधन होता है, जितना ज्यादा पैसा होता है, उसकी प्रचार तंत्र पर उतनी ही पकड़ होती है और प्रचार तंत्र का प्रयोग करके वो चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। प्रचार का असर भी पड़ता है। जैसे 2014 के चुनाव में हम देखते हैं कि एनडीए के द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों से, जिनमें सोशल मीडिया भी शामिल था, किस बात का प्रचार किया गया? कांग्रेस के नेतृत्व की अकुशलता और राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचारी तरीके अपनाए गए, उसके विरुद्ध एनडीए का चुनाव प्रचार केंद्रित था। भ्रष्ट यूपीए सरकार को हटाने के लिए बीजेपी के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त, कांग्रेस मुक्त सरकार के निर्माण का आह्वान किया गया और चुनाव अभियान इसी पर केंद्रित किया गया। शहरी मध्य वर्ग के मतदाता आकर्षित भी हुए। हालांकि बीजेपी को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का लाभ जरूर प्राप्त हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हम देखें तो 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल जैसी संस्था की मांग के साथ शुरू हुआ था, जिसका केंद्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली थी। एंडरसन जैसे विद्वान का यह कहना है कि 2014 का जो भारतीय लोकसभा का चुनाव था, उसमें जो चुनाव प्रचार किया गया एनडीए के द्वारा, वो अमेरिकन शैली में मोदी के नेतृत्व पर केंद्रित था, जिन्होंने काले धन को वापस लाने के लिए और हर वर्ष 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का वादा किया था। बड़े व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से ब्रांड मोदी का निर्माण किया गया और उसका प्रचार प्रसार किया गया। अब की बार मोदी सरकार नारा दिया गया चुनाव अभियान में, जिसका असर चुनाव परिणामों में देखने को मिला। रिकॉर्ड वोटों के साथ एनडीए सत्ता में आई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए, उसके अनुसार बताया कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 714 करोड़, कांग्रेस के द्वारा 516 करोड़, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के द्वारा 51 करोड़ और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए चुनाव प्रचार में।
ये इस बात को भी सिद्ध करते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनावी सुधार करते हुए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, उस सीमा को राजनीतिक दलों के द्वारा कितना और किस रूप में तोड़ा जाता है। तो ये थे चुनावी परिणाम के निर्धारक तत्व। पूरी चुनाव प्रक्रिया आपने जाना। चुनाव का जो तंत्र है संविधान के द्वारा विकसित, उसको भी आपने देखा कि कैसे निर्वाचन आयोग गठित होता है और किन अधिकारों का प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है, क्या कार्य किए जाते हैं। तो इन सबको देखने पर हम कुछ निष्कर्षों तक पहुंचते हैं कि लोकतंत्र का जैसे जैसे भारत में विकास हुआ है, भारत में चुनावी राजनीति भी परिपक्व हुई है और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने में चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यापक स्तर पर जो चुनाव सुधार हुए, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और परिणामों दोनों को प्रभावित किया है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों ने मतदाताओं को प्रशिक्षित किया है, जिसका परिणाम मतदान प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि के रूप में देखने को मिला है। जाति, धर्म जैसे पारंपरिक मुद्दों के साथ शिक्षा, अर्थव्यवस्था, पहचान और लोक नीति जैसे मुद्दों ने चुनावी परिणामों को प्रभावित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी और प्रचार तंत्र ने हालिया वर्षों में भारत के चुनाव परिणामों को निर्णायक ढंग से प्रभावित किया है। ये थी आपकी चुनाव प्रक्रिया और चुनावी राजनीति, चुनाव सुधार और चुनाव परिणामों के निर्धारक तत्व। आशा है आपको चुनाव प्रक्रिया और चुनावी राजनीति से जुड़े सभी पक्ष समझ में आए होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे भारत में चुनाव प्रक्रिया के परिणामों के विषय में, आउटकम्स के विषय में। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में उसके नियंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत एक लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिस प्रक्रिया में सुधार भी किए गए हैं और बहुत सारे सुधार सुझाव के रूप में प्रस्तावित भी हैं। तो इस पूरी चुनाव प्रक्रिया का रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है और उस परिणाम को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, निर्धारक तत्व कौन से हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से देखें हम तो चुनाव प्रक्रिया के कुछ परिणाम हमें दिखाई देते हैं, जिन परिणामों को हम बिंदुवार देख सकते हैं। जैसे किसी भी चुनाव का जो पहला आधारभूत परिणाम होता है, वो परिणाम सरकार के गठन के रूप में सामने आता है। यानी जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो उसके बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया आरंभ होती है। चुनाव परिणाम ही ये तय करते हैं कि किस राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। कैसे ये निर्णय होता है? ये देखा जाता है कि किस राजनीतिक दल को विधानमंडल के निचले सदन में, यानी राज्य विधानसभा में, या केंद्र में अगर चुनाव हो रहा है तो लोकसभा में, किस राजनीतिक दल को आधी से ज्यादा संख्या में सीटें प्राप्त हुई हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, आधे से ज्यादा संख्या में सीटें प्राप्त होती हैं, राष्ट्रपति उसी के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है
और प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राज्य में अगर राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ है तो विधानसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह और सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। स्थितियां ऐसी भी आ सकती हैं, चुनाव परिणाम ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त ना हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे सदन का विश्वास मत प्राप्त होने की आशा हो, और फिर उससे ये कहता है कि आप सदन में, लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाइए। विश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति पक्की होती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी स्थितियों में स्वविवेक से की जाती है। राज्यों में राज्यपाल भी ऐसी स्थिति में स्वविवेक का प्रयोग करता है। किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत न मिलने की स्थिति में वो अपनी इच्छा से ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद प्रदान करता है जिसके विषय में उसे आशा होती है कि विधानसभा का विश्वास मत उसे हासिल हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी राजनीतिक दल को अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता, चुनाव परिणाम ऐसे होते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल बहुमत की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कई राजनीतिक दल मिलकर चुनाव के बाद भी एक गठबंधन बना लेते हैं और वो सब मिलकर गठबंधन के नेता को चुनते हैं सर्वसम्मति से। तो राष्ट्रपति गठबंधन के ऐसे नेता को भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। लेकिन अगर गठबंधन नहीं बन पा रहा है, कोई नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जब राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के बाद गठबंधन बनाया जाता है तो ऐसे गठबंधन के लिए जरूरी होता है कि उस गठबंधन में, उस कोalition में शामिल जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके मध्य वैचारिक सहमति हो, यानी उनकी विचारधारा, उनके कार्यक्रम एक जैसे हों, एक सामान्य कार्यक्रम पर वो सहमत हो। अगर ऐसा नहीं होगा, मतभेद की स्थिति बनी रहेगी, तो ये मतभेद सरकार के कार्य संचालन को बाधित करेगा और आए दिन सरकार गिरने की संभावना बनी रहेगी। 90 के दशक से हम देखते हैं कि भारत में केंद्र सरकार का गठन गठबंधनों के आधार पर होता रहा है। महाराष्ट्र में हाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी हम देखते हैं कि चुनाव के बाद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन सामने आया। हालांकि इन सब में वैचारिक भिन्नता बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके बाद भी एक सामान्य कार्यक्रम पर ये सहमत हुए और इस तरह से सरकार का गठन हुआ। तो जो चुनाव परिणाम होता है वो सरकार के गठन के रूप में हमारे सामने आता है, जिसके लिए लंबी चुनाव प्रक्रिया, उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक अपनाई जाती है, चुनाव आयोग के नियंत्रण और निर्देशन के अधीन। भारत में जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका दूसरा परिणाम हम इस रूप में देखते हैं कि आम जनता सामान्य रूप से चुनाव व्यवस्था की प्रक्रिया के विषय में संतुष्ट दिखाई देती है। जनता को इस बात का संतोष है कि चुनाव आयोग के निरीक्षण और निर्देशन में जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे जो रिजल्ट सामने आएंगे
वो उनके निर्णय को अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे। संतुष्ट है, बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है जनता को इलेक्शन की प्रोसेस से, इलेक्शन की प्रक्रिया से, खास तौर से तब से जब से चुनाव आयोग के नेतृत्व में तमाम चुनाव सुधारों को अंजाम दिया गया है। इलेक्शन स्टडी के द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया। लोकमत एक संस्थान, लोकनीति एक संस्थान है जो हर इलेक्शन से पहले इलेक्शन स्टडी करवाती है, चुनाव अध्ययन करवाती है, सर्वेक्षण करवाती है, जिसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में जनता की क्या राय है, जनता किन मुद्दों से प्रभावित होकर वोट देने जा रही है। तो इस तरह की स्टडी जब लोक नीति के निर्देशन में कराई गई, इलेक्शन स्टडी, उसमें ये पाया गया कि भारत में 3 में से 2 मतदाता ये मानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष है। ये आंकड़े कहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के प्रति आम जनता संतुष्ट है। तीसरा परिणाम चुनावी प्रक्रिया का हम ये देखते हैं, जितने भी आम चुनाव भारत में अब तक हुए हैं, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उन सभी चुनावों में एक सामान्य परिणाम हम ये देखते हैं कि आम जनता ने चुनाव प्रक्रिया में सर्वसत्तावादी शासन को नकार दिया है। यानी जब कभी भी शासकों ने अधिनायक बनने की कोशिश की, निरंकुश बनने की कोशिश की, चुनाव परिणाम उसको सत्ता से बेदखल करते दिखाई देते हैं। जैसे 1975 में जब केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया और उस आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया, विरोधियों को जबरदस्ती जेल भेजा गया, आम जनता की स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई, तो उसका खामियाजा सत्ताधारी दल को 1977 के चुनाव में भुगतना पड़ा। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी और न केवल पार्टी को बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी शिकस्त हुई। तो भारतीय मतदाताओं द्वारा दिए गए मत और चुनाव के परिणाम सर्वसत्तावादी शासन के अगेंस्ट में रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का परिणाम दिखाई देता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जितने भी चुनाव भारत में हुए, 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ और अभी 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। इन सारे आम चुनावों का विश्लेषण करने से एक परिणाम ये सामने आता है कि मतदाताओं के मत प्रतिशत में चुनाव दर चुनाव वृद्धि हुई है। हर एक पहले चुनाव के बाद जब दूसरा चुनाव हुआ है तो वोट प्रतिशत बढ़ा है, यानी ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोटिंग राइट का प्रयोग किया है। और 1996 के चुनाव के बाद से अब तक जो मतदान हो रहा है वो 60% से ऊपर है। 2014 के चुनाव में पहली बार मतदान प्रतिशत में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई, जब 66.4% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया, वोटिंग राइट का प्रयोग किया, मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि ये भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि जब जब मध्यावधि चुनाव हुए, 5 वर्ष से पहले ही जब चुनाव हुए लोकसभा भंग हो जाने के कारण, तो उस समय मतदान प्रतिशत में गिरावट देखी गई। मतदाताओं में
उत्साह नहीं देखा गया कि वो दोबारा अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करके सरकार को चुनने जा रहे हैं। ऐसा उत्साह नहीं देखा गया, उस उत्साह में कमी देखी गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा मध्यावधि चुनावों में। ये भी एक चुनावी परिणाम है। जैसे 1991 में ये 55.9% रहा और 99 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो पहले चुनाव के मुकाबले 2% मतों की गिरावट दर्ज की गई। एक और परिणाम चुनावी प्रक्रिया का हमें देखने को मिलता है भारत में, वो है कि राजनीतिक दलों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 1951-52 के पहले आम चुनाव में केवल 53 राजनीतिक दल थे जिन्होंने चुनाव में भाग लिया था। 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी संख्या 2354 तक पहुंच गई है। केवल इतना ही नहीं, प्रथम आम चुनाव में हम ये देखते हैं कि एक सीट के अगेंस्ट में 3 उम्मीदवार नामांकन करते थे और आज एक सीट के लिए 14 उम्मीदवार नामांकन करते हैं। तो राजनीतिक दलों की संख्या के साथ साथ उम्मीदवारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एक और चुनाव परिणाम हमारे सामने आता है, वो ये है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव परिणाम ये स्पष्ट करते हैं कि सामान्यतया जो सत्ताधारी दल होता है वो अगला चुनाव हार जाता है, चाहे वो राज्य विधानसभाएं हो, उनका इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो। आमतौर पर मतदाता का रुख ऐसा होता है जो चुनाव परिणामों में व्यक्त होता है कि जो सत्ता में दल है उसको वो दोबारा से स्वीकार नहीं करते। हालांकि इसके एक्सेप्शन भी रहे हैं, अपवाद भी रहे हैं, लेकिन सामान्य स्थिति यही है, सामान्य परिणाम यही इंगित करते हैं कि सत्ताधारी दल के अगेंस्ट में मतदाता वोट करते हैं। कुछ राज्यों में वोट प्रतिशत बहुत कम रहता है। अब चुनाव प्रक्रिया के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में या पंजाब जैसे राज्य में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। जम्मू कश्मीर में जैसे 23-24% तक ही मतदान होता है। इसकी वजह यह मानी जाती है कि इन राज्यों में जो वातावरण है वो अशांति का रहता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हावी रहता है और पंजाब जैसे प्रांत में अलगाववादी आतंकवादी प्रवृत्तियां लंबे समय से सक्रिय रही हैं। अगला परिणाम हम देखते हैं चुनावी प्रक्रिया का भारत में, वो है कि महिलाओं की चुनावी सहभागिता में वृद्धि हुई है। प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10.9% तक पहुंच चुका है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दमन, दीव और पौंडीचेरी, जहां पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा है। 2014 के चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 65.6% था और लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। केवल मतदान प्रतिशत ही नहीं बढ़ा है बल्कि प्रतिनिधि के रूप में भी ज्यादा संख्या में महिलाएं चुनी जाने लगी हैं। 2009 में केवल 52 महिलाएं थीं लोकसभा में
2014 में इनकी संख्या 64 हो गई और 2019 में अब ये 78 तक पहुंच गई है। यानी हमारे यहाँ जो चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका रिजल्ट ये रहा है कि महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है और उनके प्रतिनिधित्व में भी वृद्धि हुई है। यानी ज्यादा महिलाएं चुनाव जीतकर प्रतिनिधि संस्थाओं में पहुंचने लगी है। इसके साथ साथ एक चुनाव परिणाम हम ये भी देखते हैं भारत में कि अगर कोई सत्ताधारी दल बहुमत के साथ चुनाव जीतता है तो वो अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से जनता से जो वादा करता है उन वादों को पूरा करने में सक्षम होता है। और ये प्रवृत्ति, ये रिजल्ट नया है, ये हाल के वर्षों में ही दिखाई दे रहा है। पहले के चुनावों में हम देखते हैं कि चुनाव के समय जो राजनीतिक दल होते थे, उनके नेता होते थे, वो चुनावी घोषणा पत्र तो तैयार करते थे, जनता से वायदे तो करते थे, लेकिन जब वायदे पूरे करने की बात आती थी तो उन्हें फिर से अपना वोट बैंक दिखाई देने लगता था। सरकार बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए वो अपने चुनावी घोषणा पत्र को भूल जाते थे, जनता से किए गए वायदे को भूल जाते थे। लेकिन हालिया वर्षों में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उस सरकार ने दोबारा बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अपने वायदों को पूरा करने की कोशिश की है। जैसे इसने वायदा किया था अपने घोषणा पत्र में कि धारा 370 समाप्त कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति है धारा 370 के तहत, उसको समाप्त करके जम्मू कश्मीर की स्थिति भी भारत के अन्य राज्यों के समान ही बना दी जाएगी। ये वायदा पूरा किया गया। अगस्त 2019 में बीजेपी ने कानून बनाकर इस धारा को समाप्त किया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश वहां पर बनाए। ऐसे ही नागरिकता संशोधन कानून को भी पारित करके उसने अपने चुनावी वायदे को पूरा करने का प्रयास किया है। तो ये भी एक चुनाव प्रक्रिया का परिणाम है कि हाल में राजनीतिक दलों के द्वारा बहुमत के साथ चुनाव जीतने पर अपने घोषणा पत्र को, उसमें किए गए वायदों को पूरा करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। लोकतंत्र की दृष्टि से, चुनावी राजनीति की दृष्टि से ये एक स्वस्थ प्रवृत्ति कही जा सकती है। इसके साथ साथ मुद्दों की जहां तक बात है, चुनावों में चुनाव परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया, जबकि लोकसभा चुनाव में वो राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए मत देते हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में अक्सर क्षेत्रीय दलों को विजय मिलती दिखाई देती है, जबकि लोकसभा चुनाव में मतदाता की पसंद कोई ना कोई राष्ट्रीय दल ही होता है, जिसके विषय में उसे विश्वास होता है कि उसका नेतृत्व राष्ट्र को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करेगा, राष्ट्र की सुरक्षा करने में सक्षम होगा और राष्ट्र को आर्थिक विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। तो ये कुछ सामान्य परिणाम चुनावी प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर हमें दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि चुनाव परिणाम सामने आते हैं, चुनाव प्रक्रिया के बाद उसके निर्धारक तत्व क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मतदाता को मत देने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और चुनाव परिणामों को
इलेक्शन आउटकम्स को निर्धारित करते हैं। तो इस विषय में भारत में शुरू से ही अध्ययन होते रहे हैं कि मतदाता किन बातों से प्रभावित होकर मत देते हैं, चुनाव परिणाम किन फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। तो ये जो सारे अध्ययन किए गए, इन अध्ययनों का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ ऐसे आधारभूत फैक्टर्स हैं जो हर चुनाव में चुनाव परिणाम को प्रभावित करते रहे। इन फैक्टर्स में, इन तत्वों में शिक्षा प्रमुख है। हालांकि शुरुआती दौर में जब भारत में शिक्षित और साक्षर मतदाता ज्यादा नहीं थे, साक्षरता का प्रतिशत कम था, तब इस तत्व ने बहुत ज्यादा भूमिका नहीं निभाई। लेकिन वर्तमान दौर में जब साक्षरता प्रतिशत बढ़ा है, मतदाता शिक्षित हुए हैं, जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी और अपनी शैक्षिक प्रवृत्ति के अनुरूप भी, तब वो क्या समझने लगे हैं कि मतदान उनका पवित्र सार्वजनिक कर्तव्य है। और जब वो इसे कर्तव्य के रूप में समझते हैं तो बहुत सोच विचार कर उनके द्वारा मत का प्रयोग किया जाता है। वो देखते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि किस राजनीतिक दल का घोषणा पत्र क्या है, उस घोषणा पत्र में कौन से कार्यक्रम लिखे गए हैं, कौन से वायदे किए गए हैं, निर्वाचन क्षेत्र से जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी क्या योग्यता है। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए मतदाता वोट देते हैं। यानी शिक्षा एक प्रमुख फैक्टर का काम कर रही है आजकल चुनाव परिणाम को निर्धारित करने में। हाल ही में राज्य विधान परिषद का चुनाव हुआ यूपी में, और इस परिषद के चुनाव में विशेष रूप से शिक्षकों और स्नातकों के द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया। आप जानते हैं कि विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/12 भाग शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, और इतना ही यानी 1/12 भाग स्नातकों का, शिक्षित स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में शिक्षा का आधारभूत महत्व है। मतदाता अब ये जानने लगे हैं कि उनका एक अमूल्य मत किसी अच्छी सरकार को बना सकता है, और उस अमूल्य मत के महत्व को अगर उन्होंने नहीं समझा तो कैसे अयोग्य प्रतिनिधि का चुनाव हो सकता है। शिक्षा बढ़ने के साथ साथ मतदान के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। जितने ज्यादा लोग शिक्षित हुए हैं उतने ज्यादा अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हुए हैं और वो वोट देने गए। खासतौर से शहरों का जो शिक्षित युवा मध्य वर्ग है वो बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ है, और उसके वोट चुनाव परिणामों को निर्धारित करने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हुए हैं। तो शिक्षा एक आधारभूत तत्व है जो चुनाव परिणामों को निर्धारित करता है हर चुनाव में। दूसरा जो फैक्टर है वो है करिश्मा। भारतीय मतदाता नेतृत्व के करिश्माई गुणों से प्रभावित होकर भी मत देते हैं, और ज्यादातर मतदाता इसी तत्व से प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि वो ऐसे नेता के हाथ में शासन की बागडोर सौंपे जिसके नेतृत्व में कुछ खास गुण मौजूद हो।
हम देखते हैं कि नेहरू, इंदिरा, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की जो चुनावी जीत हुई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनका व्यक्तित्व रहा है। इंदिरा लाओ देश बचाओ और मोदी है तो मुमकिन है, ये नारे करिश्मे पर आधारित रहे और इन नारों ने चुनावी परिणामों को बहुत हद तक प्रभावित किया है। 1977 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व का जलवा देखा गया, जिस जलवे ने कांग्रेस के अब तक के वर्चस्व को तोड़कर रख दिया। राज्यों में भी देखते हैं हम कि एनटी रामाराव और जयललिता जैसे व्यक्तित्व रहे हैं, जिनसे मतदाता बहुत ज्यादा प्रभावित रहे और इनको बार बार सत्ता में लाने के लिए उन्होंने वोट दिया है। तीसरा फैक्टर जाति है। हालांकि भारतीय संविधान जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा करता है। कई सारे संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जहां तक चुनावी राजनीति की बात है, जाति आज भी यहां पर निर्णायक रोल प्ले कर रही है। मॉरिस जोन्स ने टिप्पणी की कि जाति के लिए राजनीति और राजनीति के लिए जाति भारत जैसे देश में पहले की अपेक्षा आज बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यानी भारत की जातियां राजनीतिक रूप से बहुत सचेत हो गई हैं। वो राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि सत्ता के माध्यम से ही, राजनीति के माध्यम से ही समाज में उनकी परिस्थिति में उत्थान हो सकता है। तो जाति का राजनीतिकरण हो गया है और ये समसामयिक भारतीय राजनीति की एक बड़ी विशेषता है। चुनावों के समय हम जातिगत नारों को देखते हैं, जैसे जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को, ब्राह्मण का वोट ब्राह्मण को। ऐसे चुनावी नारे गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं और प्रसारित किए जाते हैं। इन नारों के आधार पर जातिगत वोटों का लाभ लेने की कोशिश उम्मीदवारों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है। राजनीतिक दल भी जब चुनावी टिकट का बंटवारा करते हैं, उस समय भी वो उस निर्वाचन क्षेत्र में उस जाति विशेष के कितने लोग हैं, इसको ध्यान में रखकर उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा करते हैं जिस जाति का उस निर्वाचन क्षेत्र में वर्चस्व है, जिस जाति के लोगों का वोट मिलने की संभावना है, उसी जाति के उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा करते हैं। जब राजनीतिक दल चुनाव के बाद सत्ता में आते हैं, तो सत्ता में आने के बाद वो जो नीतियां बनाते हैं, उसमें भी वो जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हैं। ऐसी नीति न बनाए जिससे दलित रुष्ट हो जाएं, उनका वोट बैंक चला जाए, या पिछड़े वर्ग के लोग असंतुष्ट हो जाएं, उनका वोट बैंक चला जाए। इसलिए ऐसी नीतियों को तरजीह दी जाती है जो जातिगत वोट बैंक को सुरक्षित रख सके। केवल राजनीतिक दल और उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि जो वोटर है हमारे यहाँ, तमाम शिक्षा और जागरूकता अभियानों के बावजूद वोटर जब वोट डालने जाता है, तो उम्मीदवार की जाति और अपनी जाति में साम्यता जरूर देखता है। वो उसी जाति के कैंडिडेट को वोट देता है जिस जाति का वो स्वयं है। तो जाति अब भी चुनावी परिणामों को बहुत हद तक प्रभावित कर रही है, चुनावी प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित कर रही है। चुनावी अध्ययन ऐसा कहते हैं। अगला जो तत्व है वो है
विचारधारा का, यानी बहुत से वोटर्स अब भी विचारधारा के आधार पर वोट देते हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के द्वारा जातिगत और धर्मगत भावनाओं को उभारने का प्रयास किया जाता है, चुनावी लाभ लेने का प्रयास किया जाता है इन भावनाओं को उभार कर, लेकिन उनके इन सारे प्रयत्नों के बावजूद आज भी कुछ वोटर्स ऐसे हैं, भारतीय वोटर्स, जिनकी विचारधारा विशेष के प्रति प्रतिबद्धता है। वो जिस पार्टी की विचारधारा को पसंद करते हैं उसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं, चाहे उम्मीदवार अन्य दृष्टियों से योग्य हो या ना हो। जैसे हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में वामपंथी जो दल हैं उनके प्रति मतदाताओं का झुकाव इसलिए है क्योंकि वहां के लोग समाजवादी विचारधारा के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। वो समाजवादी विचारधारा को पसंद करते हैं, इसीलिए उनके द्वारा वामपंथी पार्टियों को वोट दिया जाता है। और यही वजह है कि इन राज्यों में लंबे समय तक वामपंथी दलों का वर्चस्व रहा है, उन्हीं की सरकार बनती रही है। तो ये भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैक्टर है, आधारभूत फैक्टर है, निर्णायक तत्व है विचारधारा। लोकप्रिय नारे भी मतदाताओं को प्रभावित करते हैं और चुनाव परिणाम को निश्चित करते हैं। खासतौर से चुनाव प्रक्रिया के अंतिम दौर में प्रभावी नारों का बहुत बड़ा रोल होता है उम्मीदवार को चुनाव में विजय दिलाने में। राजनीतिक दलों के द्वारा कई लुभावने, कई आकर्षक नारे गढ़े जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि 1967 में भारतीय जनसंघ के द्वारा नारा दिया गया कि जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तंबाकू है, कांग्रेस वाला डाकू है। इस तरह के नारे मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए दिए जाते हैं और इन नारों का प्रभाव भी पड़ा। 67 में कांग्रेस का सुपड़ा कहते हैं साफ हो गया, राज्यों में पहली बार उसका वर्चस्व टूटा। हालांकि कांग्रेस भी प्रत्युत्तर में नारे गढ़ने में पीछे नहीं रही, उसने नारा दिया प्रोग्रेस थ्रू कांग्रेस। शिवसेना ने कांग्रेस का जवाब दिया कांग्रेस और प्रोग्रेस, यानी मतदाता चुने वो कांग्रेस को चुन रही है या प्रोग्रेस को चुन रही है, प्रगति को चुन रही है। कांग्रेस के रहते प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेस शिवसेना के द्वारा दी जाएगी। इस नारे का मतलब ये था। 71 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा नारा दिया गया गरीबी हटाओ का, इंदिरा लाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ। 84 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हम देखते हैं कि जो सहानुभूति लहर कांग्रेस के पक्ष में आई, उसको उसके पक्ष में लाने में इस नारे का बड़ा योगदान रहा, जिसमें कहा गया कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। रिकॉर्ड मत मिले थे उस समय